आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फॉरवर्ड ब्लॉक और आईएनए के बारे में। तो सुभाष चंद्र बोस जिनका जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 को, और इनका जन्म हुआ था कटक उड़ीसा में। तो इनको जो है गांधी जी से बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था। उनके जो विचारधाराएं थे उनसे इनको कुछ खास उम्मीद नहीं थी। वो सोचते थे कि अहिंसा से किसी देश को आज़ादी कैसे दिलाई जा सकती है। तो इन्होंने 24 साल की उम्र में 24 साल 24 साल की उम्र में इन्होंने स्वराजिस्ट पार्टी को ज्वाइन कर लिया, जो कि कि गांधी के प्रिंसिपल पे नहीं चलती थी, लेकिन उन्हीं के अंडर इन्फ्लुएंस में थी। ठीक है। तो जब इन्होंने उसको ज्वाइन कर लिया तो अब गांधी जी को ये बेकार लगने लगे, क्योंकि उनकी जो विचारधाराएं थी और गांधी जी की जो विचारधाराएं थी उनमें कोई मैच नहीं खा रहा था। ठीक है। कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे कि मान लो गांधी जी ये सोचते थे कि जो उनके दुश्मन है उनसे फ्रीली बात किया जाए, जो भी में अपने जो प्लान है वो उनको सीधा बता दिया जाए। लेकिन जो सुभाष चंद्र बोस थे वो चाहते थे कि रणनीति के साथ खेला जाए, चाल चली जाए एकदम सोच समझ के। लेकिन गांधी जी ऐसा नहीं चाहते थे। ठीक है। तो ऐसा क्या हुआ कि जो कांग्रेस में जो है वो दरार बढ़ती गई। एक कि गांधी जी वाले के साइड में हो गए और दूसरे जो थे सुभाष चंद्र बोस के साइड में हो गए। तो ऐसा एक बार प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट जो बनाया जा रहा था कांग्रेस का, तो उसमें इलेक्शन हुआ। तो गांधी जी ने अपना एक कैंडिडेट रखा और सुभाष चंद्र बोस जी खड़े हुए। तो इन दोनों में जब वोटिंग हुआ तो इनका जो मेजॉरिटी था सुभाष चंद्र बोस का, वो जीत गए। ठीक है। तो गांधी जी ने अपना खुद का पावर इस्तेमाल करके, जैसे मान लो तुम्हारा कोई दोस्त है और तुम्हारा एक दूसरा दोस्त है, तो तुम दोनों में बनता नहीं है उतना। तो तीसरा जो दोस्त है वो कह रहा है कि हम इसके साथ जा रहे हैं, तो तुम बोलोगे ठीक है चले जाओ जाओ, लेकिन हम लोगों का दोस्ती खत्म। ऐसा वाला बात गांधी जी किए थे उस टाइम पे, कि अगर मेरा जो कैंडिडेट है वो हार गया मेरी हार हुई है। ठीक है। तो ऐसे सुभाष चंद्र बोस जी को डाउन किया गया। अब जो थे कांग्रेस में, जब उनकी मेजॉरिटी नहीं बन रही थी, अब मान लो कितने दिन चला पाओगे बिना सपोर्ट के साथ। ठीक है। तो ऐसे जो था कांग्रेस दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। एक था लेफ्ट विंग और दूसरा था राइट विंग। लेफ्ट विंग जो था वो सुभाष चंद्र बोस के अंडर आता था। ठीक है। और इसी को बाद में जाके कह दिया गया फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक बाद में इसी को कि जो लेफ्ट विंग पार्टी था जो सुभाष चंद्र बोस के अंडर आता था, उसी को बाद में फॉरवर्ड ब्लॉक उन्होंने नाम दे दिया। इसका फॉर्मेशन हुआ था 3 मई 1939 को। कब हुआ था? 3 मई 1939। डेट याद रखना, आ सकता है एग्जाम में। ठीक है। तो इसका जो फॉर्मेशन था वो सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। अब इसका जो इमीडिएट कि इसका जो, मान लो इनका कोई भी चीज बनती है तो उसका कोई मकसद होता है, कोई एम होता है। तो इनका जो सबसे इमीडिएट एम था वो था फ्रीडम ऑफ इंडिया, लिबरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है। तो सबसे मेन एम था लिबरेशन ऑफ इंडिया। अब देखो, जो कि सुभाष चंद्र बोस जी थे वो कि सोशलिस्ट वाले विचारधाराओं में विश्वास रखते थे। देखो, दुनिया में बहुत सी विचारधाराएं हैं। एक कम्युनिस्ट विचारधारा भी है, कैपिटलिस्ट विचारधारा भी है, सोशलिस्ट विचारधारा भी है। ऐसे कई विचारधाराएं हैं। तो इनको सोशलिस्ट वाले यानी कि समाजवादी वाले उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट था। वो चाहते थे कि हिंदुस्तान जब आज़ाद हो तो उसमें समाजवाद का रोल हो, कि जो समाज है हमारा वो समाज के मान लो कि लोगों के द्वारा ही जो अभी हिंदुस्तान में हो रहा है, फॉर द पीपल बाय द पीपल एंड ऑन द पीपल, यही वाला वो चाहते थे। ठीक है। तो इनका जो था वो सोशलिस्ट लाइन पे इंडिया को फ्री करना। ठीक है। तो अब सोशलिस्ट लाइन में इंडिया तो फ्री हो जाएगी, तो फिर उसके बाद क्या करना है ये भी उन्होंने सोच रखा था।
उन्होंने ये कहा कि जो जमींदारी सिस्टम थी, मतलब कि जो जमींदार सब होते थे, वो वाला सिस्टम एबोलिश कर दिया जाए। ठीक है। दूसरा जो था कि अब मान लो जमींदारी सिस्टम तो हट गया, तो कोई नया सिस्टम तो आना चाहिए ना, तो इन्होंने एक नया सिस्टम फॉर्म करने का मतलब आइडिया दिया, जो था मॉनेटरी एंड क्रेडिट सिस्टम। नया, एक नया मॉनेटरी, मतलब कि ये लेन देन वाला सिस्टम था। जैसे मान लो बैंक से तुम लोग लोन लेते हो, फिर उसको भरते हो, तो यही मॉनेटरी सिस्टम होता है। ठीक है। तो नया एक मॉनेटरी सिस्टम बनाने का भी इन्होंने फॉर्मेशन रखा था। अब तीसरा जो चीज था, वो सुभाष चंद्र बोस जी चाहते थे जो हम लोगों का जो एग्रीकल्चर है और जो इंडस्ट्री है, वो भी सोशलिस्ट लाइन पे हो जाए। मतलब कि मान लो जैसे बिल गेट्स दुनिया का सबसे अमीर आदमी कभी था, तो अगर ऐसे बनता सोशलिस्ट लाइन पे, तो वो कभी दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन ही नहीं पाता, क्योंकि इक्वालिटी देखी जाती वहाँ पे, सबको बराबर का अधिकार होता कंपनी में, तो इसलिए बिल गेट्स कभी दुनिया का मतलब बन ही नहीं पाता। ठीक है। तो सोशलिस्ट लाइन पे एग्रीकल्चर को और इंडस्ट्री को लाना भी इनका एम था। ठीक है। अब हम लोगों ने फॉरवर्ड ब्लॉक का ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया। अब देखो अब फॉरवर्ड ब्लॉक फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में बन गया, लेकिन अब तुम लोग सोचो, ब्रिटिश सरकार है यहाँ पे, तो क्या उसको अच्छा लगेगा? तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि मतलब सुभाष चंद्र बोस जी को मतलब कैद कर लिया। कब किया था? जुलाई 1940 को किया था। ठीक है। जुलाई 1940 में उनको मतलब कि अरेस्ट कर लिया। किसने किया था? डिफेंस ऑफ इंडिया रूल। डिफेंस ऑफ इंडिया रूल एक ऐसा कानून है, मान लो तुम अगर कोई मूवमेंट ऐसा बनाते हो, कोई जोरदार मूवमेंट, तो तुमको मतलब बैन कर दिया जाएगा और तुमको अरेस्ट कर लिया जाएगा। ठीक है। तो क्या हुआ कि वो जेल में गए तो सही, लेकिन उन्होंने हंगर स्ट्राइक पे बैठ गए। हंगर स्ट्राइक मतलब खाना वाना नहीं खाते थे, तो इनसे उनका हेल्थ डाउन होने लगा। अब हेल्थ डाउन होने लगा तो ब्रिटिश गवर्नमेंट सोची कि भाई इनको छोड़ देना ही अच्छा है। तो उन्होंने क्या किया कि इनके खुद के घर में इनको अरेस्ट, हाउस अरेस्ट कहा जाता है उसको, वो क्या बोला, क्वारंटीन, क्वारंटीन बोल सकते हो उसको। तो वैसा ऐसा मतलब इनको रख दिया। ठीक है। अब ये हाउस अरेस्ट में कोलकाता में थे। अब ये जनवरी 1941 को, जनवरी 1941 को वो अपने घर से भाग गए। ठीक है। पुलिस को चकमा दे के भागे थे। तो ये पेशवार और रसिया, जो पहले के मान लो जैसे मुगल सल्तनत और ब्रिटिश सल्तनत थी, तो ऐसे पेशवार और रसिया जो था उसको क्रॉस करके ये berlin पहुंचे। berlin जानते ही होगे, berlin जर्मनी का कैपिटल है। ठीक है। अब उन्होंने, अब वो जब वहां पे पहुंचे तो उनको नेताजी नाम से बुलाया गया और उन जय हिंद के नारे लगाए लोगों ने। ठीक है। अब देखो, अब इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में आते हैं हम लोग। ठीक है। इंडियन नेशनल आर्मी यहाँ पे है, देख लेना। इंडियन नेशनल आर्मी का फॉर्मेशन हुआ था मलाया में। कहाँ हुआ था? मलाया में। किसने किया था? मोहन सिंह ने। मोहन सिंह ने मलाया में आईएनए का फॉर्मेशन किया था। सुभाष चंद्र बोस ने नहीं किया था, ये याद रखना। ठीक है। तो मलाया, मोहन सिंह थे कौन? मोहन सिंह एक इंडियन ऑफिसर थे जो ब्रिटिश आर्मी में सर्व करते थे, मतलब कि उसमें काम करते थे। लेकिन उन्होंने बाद में सोचा कि वो जो रिट्रीटिंग ब्रिटिश आर्मी थी उसको ज्वाइन करने का नहीं सोचा इन्होंने। इन्होंने मतलब सोचा कि हम जापानीज के पास जाएंगे, जो जापान है उसके पास जाएंगे और उससे मदद की गुहार मांगेंगे कि इंडिया के जो फ्रीडम है उसमें हमारी मदद करे। ठीक है। तो ये जब जापानीज के पास गए, तो उन्होंने मतलब कि वो भी हिंदुस्तान को आज़ाद तो कराना चाहते थे, लेकिन उन्होंने अभी तक सोचा नहीं था कि एक मतलब कि मिलिट्री वाला जैसे संगठन बनाया जाए ये हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए। तो जब ये यहाँ पहुंचे तो उन्होंने क्या किया? प्रिजनर ऑफ वॉर। प्रिजनर ऑफ वॉर वो आदमी होते हैं, मान लो लड़ाई लड़ी गई, ठीक है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई लड़ी गई, तो पाकिस्तान हार जाता है, तो उसके जो जितने सैनिक थे वो सब प्रिजन, यानी कि उनको कैद कर लिया जाएगा। जैसे वो
अभिनंदन वाला केस था ना, कुछ साल पहले हुआ था, वो भी उसी में प्रिजनर ऑफ वॉर वाले में ही था। अभिनंदन वाला केस याद करो, 2-3 साल पहले हुआ था शायद। ठीक है, तो प्रिजनर ऑफ वॉर कितने थे उनके पास? 45,000। नंबर भी याद रखना, 45,000 प्रिजनर ऑफ वॉर थे। अब प्रिजनर ऑफ वॉर ये आए कहाँ से थे? तो बेसिकली जब जापान ने सिंगापुर को कैप्चर किया, तो ये जो इंडियंस थे, सिंगापुर तुम जानते ही होगे, उसमें मेनली इंडियंस ही रहते हैं। तो ये जो 45,000 सिंगापुर के जो इंडियन सोल्जर्स थे, वो मतलब कि इनको मोहन सिंह को दे दिए गए, ताकि वो एक मिलिट्री वाला बेस फाउंड करें इंडिया को आज़ाद कराने के लिए। ठीक है, लेकिन आईएनए अब उसका आईएनए का फॉर्मेशन तो हो गया, लेकिन जो मतलब कि मान लो हेड होते हैं, जो मिलिट्री के हेड होते हैं, उन्होंने ये डिसाइड किया कि आईएनए हिंदुस्तान तभी जाएगी जब कांग्रेस पार्टी उन्हें हिंदुस्तान आने की मतलब बुलाएगा, या फिर हिंदुस्तान के लोग उन्हें बुलाएंगे। या तो कांग्रेस या फिर हिंदुस्तान के लोग, कोई भी अगर उन्हें बुलाता है तो वो जाएंगे, अन्यथा नहीं जाएंगे। ठीक है, अब देखो, अब इसका फॉर्मेशन हो गया, आईएनए का फॉर्मेशन हो गया। अब हम लोग जान लेते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी का इंडिया को आज़ाद कराने में क्या क्या उनका कंट्रीब्यूशन था। ठीक है, तो उनका कंट्रीब्यूशन देखो, कंट्रीब्यूशन अभी तक तुम जान चुके हो कि फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो किसने बनाया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने। तो फॉर्मेशन ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक का फॉर्मेशन इन्होंने किया था। अब जो कौन थे सुभाष चंद्र बोस जी थे, उन्होंने मतलब ब्रिटिश इंडियन ऑफिसर्स को चकमा देकर हिंदुस्तान छोड़ दिया, और हिंदुस्तान के बाहर आउटसाइड द कंट्री इन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल चालू रखा। ठीक है, तो फ्रीडम स्ट्रगल आउटसाइड द कंट्री। ठीक है, तो जो आईएनए था, इंडियन नेशनल आर्मी, जिसको मोहन सिंह ने बनाया था 45,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर लेके, ठीक है, तो उसको लेके इन्होंने बना तो दिया था, लेकिन इनको चलाना नहीं आता था। ठीक है, वो चाहते थे कि जो सुभाष चंद्र बोस जी थे, वो यूरोप से मतलब जर्मनी में ये थे, तो वो चाहते थे जर्मनी से ये मतलब कि वहाँ मलाया में आए और आईएनए को मतलब लीड करे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, जो एक्टिव फेस था आईएनए का, आईएनए जब एक्टिव हुई तो वो एक्टिव करने का काम किया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। अब ये कैसे किया था ये भी जान लो। ठीक है, तो जुलाई 1943 में ये जापानीज और जर्मन सबमरीन्स के द्वारा ये पहुंचे थे तुम्हारे सिंगापुर में। ठीक है, सिंगापुर जब ये पहुंचे जुलाई 1943 में, 2 दिन बाद क्या हुआ? 2 दिन बाद इन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग होता है ना मैच में, वैसे इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, उसका जो है वो उसके सुप्रीम कमांडर बन चुके थे। ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, ठीक है, उसके सुप्रीम कमांडर बन चुके थे जुलाई 1943 में, जब वो आए कहाँ पे? सिंगापुर में। 2 दिन बाद इन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के सुप्रीम कमांडर का चार्ज ले लिया। अब अगस्त 1943 आ चुका है, अगस्त 1943 में इन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का चार्ज छोड़कर अब इन्होंने क्या किया, इंडियन नेशनल आर्मी आईएनए जो इन्होंने बनाया था मोहन सिंह ने, उसका चार्ज ले लिया, सुप्रीम कमांडर। आईएनए के जो थे सुप्रीम कमांडर बन गए। सुप्रीम कमांडर वो होता है, मान लो जैसे हिटलर है, हिटलर के आदेश पे पूरा जर्मनी का पूरा सेना मतलब कि एकजुट होके कुछ भी करने के लिए तैयार है, उसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाएगा, उसी को सुप्रीम कमांडर कहा जाता है। इंडिया में भी वो बिपिन रावत नहीं, पता नहीं कौन बना था एक बार ना,
तीनों जैसे नेवी का और जल थल और आसमान तीनों का एक हेड बना था, जिसका वो प्लेन एक्सीडेंट, हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट में उसका मौत हो गया था, वैसा कुछ मतलब इसको कहा जा सकता है। तो इन्होंने आईएनए का हेडक्वार्टर, आईएनए हेडक्वार्टर हेडक्वार्टर बनाया सबसे पहला सिंगापुर में, सिंगापुर सिंगापुर में इन्होंने बनाया क्योंकि वहां पे मतलब ये पहुंचे थे। दूसरा इन्होंने बनाया था यंगून में, यंगून भी एक देश है, ठीक है। तो इन दो जगहों पे इन्होंने क्या किया, आईएनए के हेडक्वार्टर्स बनाए। अब इन्होंने क्या किया, जब इन्होंने हेडक्वार्टर्स बना दिए तो इन्होंने रीऑर्गेनाइज किया। मान लो 50 जगह इस फाइल तुम्हारा पड़ा हुआ है, उसको एक व्यवस्थित रूप से लगाना ही रीऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। तो ऐसे उन्होंने किया। इन्होंने क्या किया कि जो सिविलियंस लोग थे सिंगापुर के, सिंगापुर और यंगून के जो सिविलियंस थे, जैसे हम तुम लोग आम आदमी, उनको आर्मी में भर्ती करना शुरू किया। इन्होंने एक जो लेडीज विंग भी बनाया था, जिसको कहा जाता है रानी झांसी रेजिमेंट, रानी झांसी रेजिमेंट, ये लेडीज विंग था, ठीक है, लेडीज विंग। इसकी जो हेड थी वो थी डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन। देखो यहाँ पे एक रिलेटिविटी देख लो, झांसी की रानी कौन थी, लक्ष्मी, ठीक है। तो ऐसे रिलेट कर लेना तुम लोग। तो इसकी जो हेड थी वो डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन थी, ठीक है। अब देखो जो सिविलियंस थे वो बहुत ज्यादा मात्रा में इंडियन नेशनल आर्मी को ज्वाइन कर रहे थे, तो अब इन्होंने क्या किया कि कैंप खोलना शुरू कर दिया। कैंप खोलना शुरू किया, किस लिए शुरू किया ये भी जान लो। पहला तो भर्ती करने के लिए, उसको कहा जाता है रिक्रूटमेंट, RECRUITMENT, ठीक है। भर्ती करने के लिए कैंप खोला, और दूसरा ट्रेनिंग के लिए कैंप खोला। दो चीजों के लिए इन्होंने कैंप खोलना शुरू कर दिया। ये था सुभाष चंद्र बोस जी का कंट्रीब्यूशन। अब देखो आईएनए बना तो है, अब उसका कुछ ऑब्जेक्टिव भी होना चाहिए। हर चीज का कोई ना कोई मकसद होता है, एम होता है। तुम पढ़ाई कर रहे हो, किस लिए पढ़ाई कर रहे हो, कुछ जिंदगी में कुछ करने के लिए ना। वैसे ही आईएनए का भी कुछ है। आईएनए का देख लो, सबसे पहला है आर्म्ड रिवोल्यूशन, आर्म्ड रिवोल्यूशन, आर्म्ड रिवोल्यूशन यानी कि बंदूक हथियार लेके कोई रिवोल्यूशन यानी कि क्रांति, क्रांति लाना। जैसे कि वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट जैसा हुआ था ना, वैसे ही एक आर्म्ड रिवोल्यूशन। किसके खिलाफ, ब्रिटिश इंडिया के खिलाफ, ब्रिटिश इंडिया के खिलाफ एक आर्म्ड रिवोल्यूशन, ठीक है। किससे लड़ना था ये भी जान लो, मॉडर्न आर्म। मॉडर्न आर्म होते हैं आधुनिक हथियार। जैसे मान लो वो क्या कहा जाता है, वो दुनल्ली होता है ना, दुनल्ली, उन सब हथियारों का इस्तेमाल करके लड़ाई करना। अब पुराना तीर धनुष लेकर लड़ने वाला सिस्टम नहीं, नया नया, ठीक है। तो आर्म्ड रिवोल्यूशन अब हिंदुस्तान में पॉसिबल तो था नहीं, क्योंकि जितने गांधी जी उन्दी जी थे वो सब तो मतलब अरेस्ट हो चुके थे। तो अब आर्म्ड रिवोल्यूशन या तो कंट्री के बाहर ही किया जा सकता है, ठीक है। तो आर्म्ड रिवोल्यूशन आउटसाइड द कंट्री, देश के बाहर कहाँ हो रहा था, सिंगापुर, येमेन, ठीक है, याद रख, यंगून, सिंगापुर यंगून में हो रहा था, ठीक है। अब मान लो ये हिंदुस्तान है, मान लो हिंदुस्तान है, इसका ये वाला एरिया कैप्चर कर लिए, ठीक है। तो अब मान लो यहाँ पे जो रिसोर्सेस हैं, जो लोग हैं, जो उनकी जो प्रॉपर्टी है,
वो डोनेट करना चाहते हैं इंडियन नेशनल आर्मी को। तो यहाँ पे कोई सरकार बनेगी ना, सरकार बनाने के लिए उन्होंने कहा किया था प्रोविजनल गवर्नमेंट। प्रोविजनल गवर्नमेंट किसके लिए? फ्री इंडिया। इंडिया का जो भी भाग स्वतंत्र होते जा रहा है उसको एक प्रोविजनल गवर्नमेंट दे दो, मतलब कि टेम्परेरी गवर्नमेंट। जब मान लो पूरा हिंदुस्तान आजाद आ जाएगा तो उसको एकदम पूरा कंप्लीट गवर्नमेंट दिया जाएगा, अभी तक के लिए प्रोविजनल गवर्नमेंट, ठीक है। अब देखो, अब इस मान लो यहाँ पे वो कैप्चर कर लिया, तो यहाँ पे जो मैन पावर है यानी कि जो लोग हैं जो चाहते हैं कि हिंदुस्तान आजाद हो जाए, और जो यहाँ का पैसा वैसा है उन सब का पूरी तरह से इस्तेमाल होगा जाए। कंप्लीट मोबिलाइजेशन, कंप्लीट मोबिलाइजेशन ऑफ किसका? इंडिया's मैन पावर। और किसका? इंडिया's मैन पावर और मनी, पैसा। इंडिया's मैन पावर और मनी दोनों का कंप्लीट मोबिलाइजेशन यानी कि पूरी तरह से इस्तेमाल करके एक आर्म्ड रिवॉल्यूशन ब्रिटिश इंडिया के खिलाफ। और इनका जो मोट्टो था, ये हम लोगों से पूछा भी गया था, व्हाट इज द मोट्टो ऑफ INA? मोट्टो है यूनिटी, फेथ, सैक्रिफाइस। यूनिटी मतलब एकता, फेथ मतलब विश्वास, और सैक्रिफाइस मतलब बलिदान, ठीक है। यूनिटी, फेथ और सैक्रिफाइस, यही INA का मोट्टो था, ठीक है। विश्वास रखो और एकता रखो और बलिदान करते रहो। वही ना कहे थे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस का नारा था, ठीक है। तो इसके बाद जो है हिंदुस्तान की आज़ादी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत ही पास आने वाली है। जब ये सब मतलब कि अपना मिशन कर रहे थे INA का, तो INA जब अंतिम में जब वो मतलब कि जब जापान के साथ जब हिंदुस्तान पे हमला बोला, तो वो लोग इम्फाल से कुछ ही दूरी थे कि जर्मनी की जापान को सरेंडर करना पड़ा, ठीक है। तो सरेंडर करने के मान लो जो उसके पीछे से धक्का दे रहे थे, तो जब वही लोग नहीं रहेंगे तो आगे से आर्मी लड़ेगी कैसे, ठीक है। तो इम्फाल से 2 किलोमीटर शायद दूर थे, तब उन्होंने मतलब हार मान लिया था। अब जब इन्होंने हार मान लिया तो जो हिंदुस्तान के जो मान लो ब्रिटिश आर्मी में जो काम कर रहे हैं लोग, उन्होंने सोचा कि मान लो अगर एक छोटी सी फौज चिंगारी ला सकती है तो हम लोग तो पूरा बवाल मचा सकते हैं, ठीक है। तो बम्बई सबसे पहला रिवॉल्ट का कारण बना था। वहाँ पे इंडियन नेवल्स रेटिंग वो होती है जो मान लो पनडुब्बी वाला जो सिस्टम होता है, उसके जो लोग थे उन्होंने विद्रोह चालू कर दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ कि अब हम लोग तुम्हारे अंडर नहीं रहेंगे, आई हो, ठीक है, ऐसा कुछ। और ऐसा ही बहुत सारे जगहों पे देखने मिला, जैसे कि कोलकाता, चेन्नई और कराची पाकिस्तान में है लेकिन उस टाइम हिंदुस्तान में था। तो यहाँ पर ऐसे दंगे फसाद देखने को मिले। तो ब्रिटिश आर्मी को अब ये लगने लगा था कि भाई अब हिंदुस्तान में हम लोगों का गुजारा नहीं होने वाला है, अब हम लोगों को हिंदुस्तान छोड़ के जाना ही पड़ेगा। तो जैसा कि रिपोर्ट के द्वारा माना जाता है कि हिंदुस्तान को आज़ादी न गांधी जी ने दिलाई थी न सुभाष चंद्र बोस ने दिलाई थी, बल्कि वो आज़ादी दिलाई थी हिटलर ने दिलाई थी। वही एडोल्फ हिटलर, दुनिया का तानाशाह, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है, वो कोई थी नहीं है। पहली बार ससुरारी में बड़ी इज्जत होला ने छौंकल दाल भात मिला ने घीवे में पोत के रोटी या तो पराठा मिला ने। तू तो सब जानता है यार। लाइन में रहे तो सासू माई बेना चलावे लेकिन नहीं, सासू माई तो नहीं लेकिन दूठू सहार बाटा उन्ने एकदम से बेना को मांगलो सोचे ले जीजा जी तो पैसा दी एकदम घेर ले। अच्छा तो कितना दे देला? फुट करना पहले बहाना बना देला। कमरिया मोरे शादी तो मैं उसी से करूंगी कि जिस दिन चाय में चीनी कम हो उस दिन कहे चाय बनाई ले कि छगड़ी के मूत्रत पर
तेरे सनम मर के